वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। यानी जब हम कंपनी बनाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एंड गाइस, ये जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो हमारी होती है डॉक्यूमेंट में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ये सबसे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट यानी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसका एक और नाम है चार्टर ऑफ कंपनी, इस नाम से भी पुकारा जा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट इस नाम से भी बोला जाता है। आउटडोर शब्द का इस्तेमाल यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि ये बाहर, कंपनी से बाहर के लोगों के लिए बेसिकली बनाया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए बनाया जाता है। सो देखो इसमें क्या क्या लिखा होता है। इट कंटेन्स पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। इसमें लिखा होता है कि कंपनी की क्या क्या पावर्स हैं, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कंपनी अचीव करना चाहती है, जिस पर्पज़ से बनाई है। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी जो है किस एरिया तक काम करेगी। कैन बी ऑल्टर्ड, यानी चेंज, यानी इसको चेंज भी किया जा सकता है अगर चेंज इसमें हमें कुछ लाना है तो। जैसे कि सपोज़ हमें कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने हैं, लेकिन चेंज कैसे होगा, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस यानी रूल्स लिखे हैं, उनको फॉलो करते हुए चेंज होगा, ऐसे नहीं होगा। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी से बाहर के लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जैसे चाहे क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को, जो कंपनी से बाहर के लोग होते हैं, कि कंपनी की क्या लिमिटेशंस है, क्या रेस्ट्रिक्शंस है, कंपनी किस कहाँ तक डील कर सकती है, किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकती है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें लिखी होती है। आगे देखो क्या लिखा है, कंटेंट्स क्या हैं आपके MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। तो सबसे पहला है, इसमें कुछ क्लॉजेस दे रखे हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है नेम क्लॉज। क्या चीज़ लिखी होती है इसमें, कंटेन्स कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का नाम लिखा होता है नेम क्लोज में। रेस्ट्रिक्शंस क्या है इसकी, कि अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आपको लिमिटेड शब्द यूज़ करना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द यूज़ करना है। कब यूज़ करना है, अपने कंपनी के नाम के। जैसे XYZ एक पब्लिक कंपनी है तो हम लिखेंगे XYZ लिमिटेड कंपनी। अगर XYZ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो हम यूज़ करेंगे XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू एनी अदर कंपनीज नेम, जो आपकी कंपनी का नाम है वो बिल्कुल भी दूसरी कंपनी के नाम के जैसा नहीं होना चाहिए। अगर ABC नाम की कोई कंपनी है तो आप कंपनी का नाम ABC नहीं रख सकते हो। शुड नॉट कंटेन वर्ड कोऑपरेटिव, आपकी कंपनी में कोऑपरेटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जैसे ABC कोऑपरेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव शब्द ही यूज़ नहीं करना है। नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन या लिंक ऑफ कंपनी विद एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कंपनी का नाम ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसे सुनकर ऐसा लगे कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ये जुड़ा हुआ है या किसी गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, कुछ ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑल्टरेशन की, यानी इसको चेंज करने की। हाँ बिल्कुल, कंपनी अपना नाम चेंज यानी ऑल्टर कर सकती है, लेकिन कैसे चेंज कर सकती है कंपनी अपना नाम, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। सबसे पहली कंडीशन है, आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी जो 75% लोगों की हाँ होनी चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब ये होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 75% से ज़्यादा लोग हाँ करते हैं तो आप कंपनी जो है का नाम चेंज कर सकते हो। और साथ में एक चीज़ है, रिटन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर वो हाँ करती है कि नाम चेंज कर लो तो ठीक है, आप कर लो। सेकंड आपका क्लोज है सिचुएशन या डोमिसाइल क्लोज। सिचुएशन शब्द से इधर मतलब है कि लोकेशन की बात हो रही है, तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है, कौन सी जगह पे है, ये जो है लिखा होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्टेट में, दिल्ली है, मुंबई है, कहाँ है, इस पर्टिकुलर स्टेट में हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। आगे देखो क्या लिखा है, रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर कंपनी कीप ऑल इट्स इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स।
रजिस्टर्ड ऑफिस क्या चीज़ होता है, जहाँ कंपनी अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखती है। मेन जो हेड ऑफिस होता है, कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस। हर एक कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? या तो वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर दे, उसके स्टार्ट करने से पहले एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना ज़रूरी है, या फिर जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना ज़रूरी है। विच एवर इज़ अर्लियर, यानी जोन सी भी चीज़ पहले पड़ रही है, चाहे बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करने वाली चीज़ पहले पड़ रही है, चाहे रजिस्ट्रेशन के 30 दिन पहले पड़ रहे हैं, दोनों ही केस में आपको क्या है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस ज़रूर ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑल्टरेशन। क्या इसको ऑल्टर किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। अगर आपका ऑफिस शिफ्ट हो रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, जैसे दिल्ली से आप लोग मुंबई जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है, जैसे कि पीछे बताया था, 75% से ज़्यादा लोग जब येस करेंगे तब वो चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, अगर 71% भी है, 72% भी है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है, चेंज ऑल्टर नहीं हो सकती। आपको मोर देन 75% लोगों की हाँ भरवानी है। प्लस एक चीज़ और है, ऑब्टेनिंग सैंक्शन ऑफ बोथ स्टेट रजिस्ट्रार, यानी दोनों ही स्टेट, जैसे कि दिल्ली से मुंबई जा रहा है तो दिल्ली भी और मुंबई भी, दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी है। नेक्स्ट है, अगर ऑफिस एक टाउन से दूसरे टाउन पे शिफ्ट हो रहा है, यानी एक ही स्टेट में एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी 75% से ज़्यादा लोगों की हाँ चाहिए। अगर एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में जा रहा है, यानी एक ही शहर में, जैसे हो गया ना 4-5 गलियाँ बदल रहा है आपका ऑफिस, ऐसे, तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या होता है, 50% से ज़्यादा जो है येस होने चाहिए, वोट येस में होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट्स क्लोज। इसमें क्या लिखा होता है, इट कंटेन्स मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। हमारी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और बाकी सभी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सभी लिखे होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स क्लोज में। ठीक है, कि कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है। डिफाइंड स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकती है, किस किस एरिया में काम कर सकती है, किस एरिया में कितना काम नहीं कर सकती है, सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स क्लोज में लिखी होती है। कुछ कंडीशंस हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो लीगल होना चाहिए, यानी कि इलीगल आप कुछ काम कर रहे हो, चलो एक कंपनी खोलते हैं मिलके डकैती करेंगे, ऐसा नहीं, कुछ लीगल करना है आपने। शुड नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ द एनी लॉ, यानी लॉ की नज़रों में कुछ गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, हमारी मोरल वैल्यूज़ के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लीगल और साफ सुथरा काम करना चाहिए आपको। नेक्स्ट है ऑल्टरेशन। क्या ये चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स चेंज हो सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वही वोट होने चाहिए 75% से ज़्यादा येस में। प्लस परमिशन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। 2 कंडीशंस, अगर आप ये पूरा करते हो तो ऑब्जेक्टिव्स चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लोज। क्या है लाइबिलिटी क्लोज में, क्या लिखा होता है, डिफाइन द लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटीज़ है वो सभी चीज़ें लिखी होती हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अब 2 टाइप की यहाँ पे हो गई आपकी लाइबिलिटीज़, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, 2 टाइप की कंपनीज हो गई। सो लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या चीज़ है, मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, यानी मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होगी, सिर्फ उतनी होगी जो कि अनपेड अमाउंट है, जो उन्होंने पे नहीं किया है, सिर्फ उतनी ही उनकी जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक इंसान था, कोई भी इंडिविजुअल, उसने 100 शेयर्स खरीदे और 10 रुपये का एक शेयर था। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, जब कंपनी वाइंड अप होने लगी, बंद होने लगी, तो उसने 7 पर शेयर दे दिए। वेरी गुड। तो क्या हुआ, उसने कितने शेयर्स दे दिए हैं, आपने 7 रुपीज़ पर शेयर, यानी 1000 × 7 कितना होगा, 7000 रुपीज़ वो पे कर चुका है। लेकिन अब उसकी लाइबिलिटी कितनी हुई है, लाइबिलिटी हुई है उसकी 3 रुपीज़। यहाँ पे 3 क्यों हुई है, क्योंकि उसने हर एक शेयर पे 7 रुपीज़ पे कर दिए हैं, 3 रुपीज़ पे नहीं करे हैं, और टोटल शेयर्स उसने खरीदे थे 1000,
तो उसकी लाइबिलिटी होगी 3000 रुपीज़ की, क्योंकि 3000 रुपीज़ उसके अभी देने रहते हैं, बाकी 7000 वो पे कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पढ़ते हैं। लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय ईच मेंबर। यहाँ पे कितनी लाइबिलिटी होगी कि हर एक मेंबर ने जितनी गारंटी दी है ना कि भाई इतने जो है पैसे मैं दूंगा, जैसे कि अगर किसी ने मेंबर ने बोल दिया कि मैं 1,00,000 रुपए तुमको दूंगा, कंपनी में कंट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन अगर वो नहीं देता है तब उसकी गारंटी सिर्फ उतने की है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्टरेशन। क्या ऐसे चेंज किया जा सकता है? बाय पासिंग अनैनिमस रेजोल्यूशन इन अ मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स। अनैनिमस रेजोल्यूशन का इधर क्या मतलब है? 100% वोट यस में होने चाहिए, तब जाके आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। 100% यानी सबकी वोट यस में होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है कैपिटल क्लोज। क्या है? इट स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच अ कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। ये क्या बताती है कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी तो कितना जो है शेयर कैपिटल, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट हुआ था, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कितने रुपए से कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, वो चीज़ इसमें लिखी होगी। इसे रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल कुछ भी बोल सकते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑल्ट्रेशन। क्या इसे चेंज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, यानी वोट्स कितने होने चाहिए? 75% से ज़्यादा येस होने चाहिए। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड, यानी एक कंडीशन और है, कंपनी लॉ बोर्ड से आपको अप्रूवल लेना है, हाँ भरवानी है। आगे है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लोज। ये क्या बोल रहे हैं? इट कंटेन्स डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स, यानी रिटर्न में एक डिक्लेरेशन होती है जो डायरेक्टर्स लिखते हैं अपनी तरफ से, उसे साइन करते हैं डायरेक्टर्स। वी द सेवरल पर्सन्स हुज नेम्स एंड एड्रेसेस आर सबमिटेड are desirous of being formed into a company in accordance with the MOA and we undertake to take the qualification shares। यानी डायरेक्टर्स लिख रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि हमारे नाम और एड्रेस जो है हमने सबमिट करा दिए हैं और हम जो है डिज़ायरस यानी इच्छुक हैं कि हम एक कंपनी बना रहे हैं। ठीक है, कंपनी का पार्ट बन रहे हैं MOA के अकॉर्डिंग, और हमने क्वालिफिकेशन शेयर्स भी खरीद लिए हैं। क्वालिफिकेशन शेयर्स यानी मिनिमम शेयर्स जो कि एक डायरेक्टर के पास होने ही चाहिए। ठीक है, उसको खरीदने ही हैं। लिखा होता है कि इस कंपनी में इतने क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं, जब कोई भी डायरेक्टर बनेगा तो उसको इतने शेयर्स खरीदने ही हैं, और सारे डायरेक्टर्स जो है इस पर्टिकुलर लाइन को साइन करेंगे। ठीक है, अपने अपने साइन करेंगे इस बात पे। ऑल्टरेशन की बात की जाए तो ये ऑल्टर नहीं हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या चीज़ है? AOA बोलते हैं इसको। इसमें क्या लिखा होता है? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, कंपनी के जो अफेयर्स हैं, डीलिंग्स हैं, ट्रांजेक्शन, सबसे कैसे मैनेज किया जाएगा। और क्या लिखा होता है इसमें? पावर्स, ड्यूटीज, राइट्स ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, मैनेजर्स की क्या पावर्स है, ड्यूटीज़ है, राइट्स है, ऑफिसर्स की क्या राइट्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें लिखी होती है किसमें? AOA में। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। अब AOA की अगर बात की जाए तो कंपनी अपना खुद बना सकती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, खुद अपने कंडीशंस लिख सकती है, या फिर कंपनीज एक्ट के टेबल F में से कोई भी एक AOA चूज कर लेगी। आगे देखो क्या लिखा है? मस्ट बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स, यानी जितने भी डायरेक्टर्स हैं AOA को साइन करेंगे अपने अपने, और साथ में अटेस्टेड बाय एनी 2 विटनेसेस, यानी 2 विटनेस और बैठे होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, वो लोग भी उसे साइन करेंगे। ऑल्सो नोन एज बाय लॉज ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बाय लॉज ऑफ कंपनी भी कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। यहाँ इंडोर शब्द इसलिए यूज़ हुए क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है? अंदर के मैनेजर्स की, ऑफिसर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है, कंपनी के अंदर की बात हो रही है, उनके मैनेजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब जो इसमें कंटेंट्स यानी जो भी चीज़ें लिखी होती है वो डिवाइड होती है छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, और पैराग्राफ्स में नंबरिंग दे रखी होती है, नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कंटेंट्स क्या है। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक्चुअली में लिखा क्या होता है? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, यानी कितनी शेयर कैपिटल है हमारी और किस किस टाइप के शेयर्स हैं, राइट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर, हर एक शेयर होल्डर को क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे करनी है,
कब करनी है, कितने रुपए पे करनी है, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। शेयर सर्टिफिकेट्स कैसे इशू करने हैं, यानी जो भी शेयर्स खरीदेगा हमारी कंपनी के, उसके बदले हम उन्हें एक शेयर सर्टिफिकेट देंगे, वो कैसे देने हैं। शेयर्स ट्रांसफ़र कैसे करने हैं। शेयर फॉर फीचर्स यानी जब्त कर लेना, अगर जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है, उसने पूरे शेयर्स के पैसे नहीं दिए तो उसके शेयर्स के पैसे शेयर्स जो होते हैं जब्त कर लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं बेसिकली उससे शेयर्स। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, अब जो शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए हैं, जब्त कर लिए हैं, उनको दोबारा से किसी और को इशू करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर कोई मीटिंग करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, उनको हायर करना है या उनको रिमूव यानी हटाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये सभी चीज़ों का लिखा होता है उसमें। प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है। प्रोसीजर फॉर कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द ऑडिट्स, यानी अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, उनको ऑडिट कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। ड्यूटीज़ पास एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होगी, क्या पास होगी, उनकी रेम्यूनरेशन यानी कितना उनको तनख्वाह मिलेगा, ये सब चीज़ें लिखी होगी। सील ऑफ द कंपनी, सील ऑफ द कंपनी से इधर मतलब है कंपनी की स्टैंप जो होती है, कंपनी के सिग्नेचर जो होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो ये सारे कंटेंट्स थे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के। अब बात आती है ऑल्टरेशन ऑफ AOA, कैसे इसमें चेंजेस लाए जाते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। सबसे पहली चीज़ है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी 75% से ज़्यादा वोट्स येस में होने चाहिए, प्लस कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या हैं। ऑल्टरेशंस मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ MOA एंड कंपनीज एक्ट, यानी जो भी हम ऑल्टरेशन कर रहे हैं वो MOA के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, ना ही कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट होनी चाहिए, उसमें मतलब उनके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए जो भी चेंजेस हम लेकर आएंगे। मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स, और जो ऑल्टरेशन चेंजेस लेके आ रहे हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमारा किसी बाहर वाले इंसान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए उन चेंजेस की वजह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के बेनिफिट में ही होने चाहिए वो, ऐसा नहीं है कि कंपनी को नुकसान हो रहा है और आप ऐसे चेंजेस लेके आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स, चेंज ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि मेंबर्स की लाइबिलिटी बढ़ जाए, उनको नुकसान हो, मेंबर्स को भी नुकसान नहीं होना चाहिए भाई, जब कंपनी को नहीं होना चाहिए। तो ऑल्टरेशन अगर है कि पब्लिक कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। प्रपोज्ड डायरेक्टर्स यानी जो डायरेक्टर्स बनने वाले हैं अभी हमारी कंपनी के, उनका कंसेंट लेना। अब देखो क्या लिखा है इसमें, रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड कंफर्मिंग दैट दे एग्री टू एक्ट इन दैट कैपेसिटी एंड अंडरटेक टू बाय एंड पे फॉर क्वालिफिकेशन शेयर्स, यानी जो डायरेक्टर्स हैं नॉमिनेट हुए हैं कि भाई ये पर्टिकुलर लोग जो हैं डायरेक्टर बनेंगे, उनसे रिटन में लिखवाना है, क्या लिखवाना है कि हाँ वो एग्री हैं कि भाई हम एज अ डायरेक्टर जो है इन दैट कैपेसिटी का मतलब एज अ डायरेक्टर, एज अ मतलब उसकी डायरेक्टर की पोजीशन पे जो हम बैठे हैं बिल्कुल उसी की तरह काम करेंगे एज अ डायरेक्टर। एंड हम क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदेंगे। क्वालिफिकेशन शेयर्स यानी मिनिमम शेयर्स जो कि एक डायरेक्टर को खरीदने को बोला जाता है, वो मिनिमम शेयर्स हम बिल्कुल खरीदेंगे। ठीक है, ये लिखवाना है उनसे। नेक्स्ट है एग्रीमेंट होगा एक, अनदर डॉक्यूमेंट दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार फॉर द कंपनी टू बी रजिस्टर्ड। एक और डॉक्यूमेंट है जो कि हमें रजिस्ट्रार को दे के आना पड़ता है जब कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है। वो क्या एग्रीमेंट है, दैट द फर्म फॉर्म्स विद एन इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर और फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, कि जो हमारी फर्म है जब वो बनाई गई है तो उसका किसी भी इंडिविजुअल के साथ हाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे फुल टाइम डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, बिना किसी डायरेक्टर या मैनेजर की कंपनी नहीं बनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एग्रीमेंट दिखाना है कि किस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, डायरेक्टर के साथ जो भी है हमारा ये एग्रीमेंट ऐसे ऐसे साइन हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है स्टेटरी डिक्लेरेशन। ये किस टाइप की डिक्लेरेशन है, रिटर्न में क्या लिखा होता है, अ डिक्लेरेशन दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लीटेड। डिक्लेरेशन देंगे, लिख के देंगे कि जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो सारी हम पूरी कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं।
एंड मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स। और हाँ, हम ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएंगे, और साथ में जो ये ऊपर के डॉक्यूमेंट्स हैं जो MOA और AOA हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी हम सबमिट करवाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो ओवर।